हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना हो। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरडीआई में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ और आप देख रहे हैं रियलिटी देखो इंडिया। आज हम लोग ऐसे शख्सियत से मिलेंगे, ऐसे गुरु से मिलेंगे जो सिर्फ गुरु नहीं बल्कि लोगों के लिए मसीहा माने जाते हैं, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन माने जाते हैं और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मसीहा माने जाते हैं। वो गुरु नहीं बल्कि मैथ गुरु के नाम से जाने जाते हैं। गोपालगंज में स्थापित सत्यम करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के द्वारा एनटीएस, आईआईटी, जेईई और मेडिकल जैसे नेशनल लेवल एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने बच्चों के अंदर जागरूकता फैलाया और मार्गदर्शक भी रहे। वो कोई और नहीं बल्कि सत्यम करियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मिस्टर हरिओम सर। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई में। थैंक यू सो मच मुन्ना एंड हेलो एवरीवन, हेलो इंडिया। बहुत बहुत आपका स्वागत है मुन्ना जी एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म आरडीआई, रियलिटी देखो इंडिया। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपके बारे में बहुत चीज़ मैंने सुना और बहुत चीज़ जाना कि आपके लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आई हुई है। आप आईआईटी के लिए गए, कोटा गए, वहाँ से कुछ कारण की वजह से आप गेट बैक किए। क्या रहा आपका संघर्ष भरा जीवन और स्ट्रगलफुल लाइफ वहाँ में, और आज जहाँ पे आप हैं एक सत्यम करियर इंस्टीट्यूट का जो शुरुआत हुआ है, यहाँ से कई बच्चे इंस्पायर हुए और कई बच्चे अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो कैसा रहा आपका ये जो स्ट्रगलफुल लाइफ है, कैसा रहा आपका? थोड़ा सा मेरे ऑडियंस के लिए आप ब्रीफ में बताने की कोशिश करें। सब चीज़ के लिए थैंक यू सो मच मुन्ना। और आपने एक दो वर्ड जो मेंशन किया वो मेरे लिए काफ़ी बड़े वर्ड्स थे, मसीहा और इंस्पिरेशन जैसी चीज़। मैं लगा हुआ हूँ अपने कर्तव्य में, देखता हूँ कहाँ तक की सफ़र होती है। और जहाँ तक रही बात है कि स्ट्रगल बड़ी लाइफ, तो मैं उसे स्ट्रगल नहीं, मैं अपने लिए उसे एक लेसन अपना मान के चलता हूँ। वो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है और ये सारी की सारी पॉजिटिव वाइब्स है। और मैं सबसे भी और भी मेरे जितने भी इंडियंस हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, स्ट्रगल मीन्स डजंट मीन्स दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, दिस ऑल आर द पॉजिटिव वाइब्स। और जहाँ तक रही बात मेरी स्ट्रगल के बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब गोपालगंज का एक लड़का, आम लड़का, मैथमेटिक्स मेरा ब्रांच रहा है शुरू से, ऑफिशियल ब्रांच मेरा वही रहा है। मैं काफ़ी मेहनत करता है मैथमेटिक्स में और मैथमेटिक्स मेरा सबसे फेवरेट जोन रहा है। तो एक ऐसा बच्चा जो गोपालगंज का टॉपर रहा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं टॉपर रहा यहाँ पे, लेकिन हमारी कहानी की जैसे मैंने बताया शुरुआत वहाँ से होती है 2014 से। 27 मार्च 2014 जब मैं कोटा के लिए रवाना हुआ, 31 मार्च 2014 मेरे ज़िंदगी का वो दिन रहा जब मैं बड़े शहर में जा कर के एक बड़े एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लगा। और मेरा एग्ज़ाम पहला एक पेपर हुआ जिसका एसेट नाम है, आप लोग समझ गए होंगे, LN स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। और मैंने अपने पहला टेस्ट दिया था। और एक ऐसा लड़का जो अपने डिस्ट्रिक्ट में 100% मार्क्स सिक्योर करता था और वो जाके 67 मार्क्स मात्र लाया 360 में, वो नंबर मैं कभी नहीं भूल सकता। ये एक ऐसा मार्क्स था जो कि मुझे अपने टारगेट से भटका दिया कि क्या करने जा रहे हो बेटा, तू बैक हो जाए, यहाँ से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, गार्जियन से बात किया, मम्मी पापा से बात किया, मेरे जो टीचर है उनसे बात किया, पॉजिटिव वाइब्स आई मेरे अंदर और फिर मैंने अपनी कंटिन्यू की जर्नी। लेकिन यही हाल है कि जब कोटा अपन जानते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई में अच्छे हो, उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, हेल्थ इशूज़ आई। और वही हुआ कि मैं हेल्थ का शिकार हुआ और लास्ट जाते जाते सितंबर में मुझे एक बार घर भी आना पड़ा, बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और वहाँ से मेरी डाउन्स भी शुरू हुई। फिलहाल मैंने फिर से हिम्मत बांधा और कोटा 12th में गया, तैयारी किया, अच्छा तैयारी रहा। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि एक ऐसा बंदा जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में टॉप पे है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहा है अपने सारे टेस्ट में, एक अच्छा खासा नाम प्लेटफॉर्म पे भी है और वहाँ जाने के बाद मात्र 67 मार्क्स ला रहा है, तो इसके पीछे आखिर ड्रॉबैक क्या रहा, what are the drawbacks, what are the limitations when these all scores and marks। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी मुझे सफरिंग्स भी आई वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों को मुझे झेलना भी पड़ा, जो कि लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन रहा। इन बिटवीन दिस ऑल सिनेरियोज मैंने डिसाइड किया कि हमारे गोपालगंज का जो एजुकेशन सिस्टम है जिस लेवल पे होना चाहिए शायद वहाँ नहीं है। और हम लोग यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बस एक बंद कुएं, एक बंद डब्बे की तरह है, एक बंद डब्बे में एक रसगुल्ले को रखा गया, उससे अपन पूरा शेक किए जा रहे हैं, बस इधर से उधर, उधर से इधर। यही हमारे गोपालगंज का एजुकेशन सिस्टम रहा। फिर मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मुझे लाइफ में बैक अगर मैं होता हूँ किसी वजह से, तो मुझे गोपालगंज में जा करके एजुकेशन सिस्टम में काम करना है। और बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्स, मैं खुद अपनी बात बताऊँ तो NT जैसे जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करा रहा हूँ पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए,
उस एग्ज़ाम को मैं खुद नहीं जानता था, NTSC एग्ज़ाम को मैं नहीं जानता था, KVPO एग्ज़ाम नहीं जानता था। तो मैं जब रिटर्न आया तो मेरे पास यही एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि मुझे उन सारे एग्ज़ाम्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, बच्चों को उन लोगों के तैयार करना है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ाई कर पाए और सबको एजुकेशन मिले और कहीं ना कहीं अच्छे लेवल से सारे बच्चे एजुकेशन को गेन कर पाए। यही मेरा मकसद था और इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं सर मैंने जो वर्ड यूज़ किया मसीहा, और मसीहा वही होता है जो लोगों के बारे में सोचता है, और एक बात रियल मसीहा अगर मैं बोलूँ तो आप सच में एक मसीहा हैं कि आप बच्चों के लिए सोचते हैं, यूथ के लिए सोचते हैं। गॉड ब्लेसिंग्स। और ये चीज़ रहा तो, और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा रहेगा, ये बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगा एक, और बच्चे बहुत आगे जाएंगे लाइफ में। सर आज बहुत बड़ा ये चीज़ है एक एजुकेशन को एक विपिन माना जाता है एकदम कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ह्यूमन लाइफ के लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए एजुकेशन जो एक कहा था ना, बोला गया हमारे लाइफ में एजुकेशन इज़ अ गोल्डन की, और सच में ये गोल्डन की है। और हमारे लाइफ में हमारे गार्जियन, हमारे मेंटर्स के द्वारा एक स्टेज बताया जाता है कि बाबू 10वीं तक पढ़ाई कर लो, ये एक बहुत गोल्डन स्टेज है। लेकिन अभी तक जो मेरी जो जर्नी है, अगर मैं जर्नी को एक लाइन में अगर बताने की कोशिश करूँ तो मेरी शुरुआत जैसे मैंने बताया 2014 में हुई, कोटा जर्नी के साथ मेरी शुरुआत हुई। कोटा से मैं बैक आया, कोटा फेलियर रहा, JEE मेंस का एग्ज़ाम दिया, एक हद तक सक्सेस मिला, बट JEE एडवांस का एग्ज़ाम अपियर में नहीं हो पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम, हेल्थ इशू। फिर मेरी शुरुआत होती है ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई। मैं गोपालगंज के एक संस्था से मैंने BCA बढ़ा, सिलिकॉन एकेडमी वो संस्था, वहाँ से मैंने BCA जैसे एजुकेशन को मैंने कंटिन्यू करा। और फिर मेरी सिलेक्शन होती है विप्रो में, विप्रो जैसी कंपनी में होती है, और मैंने विप्रो क्वालिफाई किया, विप्रो गया। विप्रो में एज अ भी ट्रेनिंग मेरी चल रही है। और उसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो फिर मैंने अनअकैडमी में भी काम किया। अनअकैडमी में मैं प्लस एजुकेटर रहा हूँ, सब बाकी सारे बच्चे जानते हैं अनअकैडमी के बारे में। मैं अनअकैडमी पे हरिओम प्रोफाइल से मैं अवेलेबल हुआ, और प्लस एजुकेटर भी मैं वहाँ रहा हूँ, लेकिन अभी इस मंथ में मैंने रिज़ाइन दिया। तो अभी तक की जो जर्नी है, इस जर्नी में एक ही चीज़ है कि एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट में बात करूँ तो एजुकेशन सच में हर एक स्टेज में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसकी शुरुआत अगर कॉमन लाइफ में बात करूँ तो ये इसकी शुरुआत क्लास 6 से हो जाती है, जब बच्चे के अंदर हमारे अंदर सिलेबस का मतलब समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 6 से पहले बच्चे जब 5वीं तक जब रहते हैं तो उन्हें बस एजुकेशन को बस एक एंजॉय करना है, लेकिन क्लास 6 से पढ़ाई की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और उसके बाद हर एक फेज़ में हमारा हर एक फेज़ एक गोल्डन की होता है, और सच में ये एक गोल्डन की है जो कि हमारे सारे दरवाजे को ओपन करता है। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड इट इज़ अ प्रीशियस की फॉर ईच एंड एवरीवन। सच में एक एजुकेशन बहुत बड़ा वीपन है। तो वी रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी एल्स कि एजुकेशन के तरफ इंसान बढ़े आगे, चाहे गरीब फैमिली से हो, चाहे अमीर फैमिली से हो, कोई भी हो, एजुकेशन के प्रति जाए और अपनी लाइफ को एक आगे बढ़ाए। लेकिन सर एजुकेशन आजकल ना कई बार हम लोग को देखना पड़ता है कि जैसे कोरोना आया तो कोरोना में कई सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो था जैसे ऑफलाइन था तो वहाँ पे बंद हो गया, फिर एजुकेशन मिल नहीं रहा था बच्चों सबको, तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म आया, कॉलेज से भी है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन में क्या डिफरेंटेड है, क्या डिफरेंस है इसमें, और विच वन इज द बेस्ट, कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए मुन्ना जी, मैं अगर बात करूँ क्योंकि आपने भी अनअकैडमी पे अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर और तो देखिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन जो है हमारे समाज में ऑनलाइन और ऑफलाइन आज 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जाऊँ या फिर मैं ऑफलाइन एजुकेशन के लिए जाऊँ। एक बहुत बड़ी बात हो गई है आज के डेट में। तो बीइंग अ ऑनलाइन टीचर और इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के टीचर होने के बावजूद भी मैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ कमियाँ हैं जो रह जा रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। जैसे बच्चों से इंटरेक्शन, बच्चों से हम लोग इंटरेक्ट उस लेवल का नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल में हम लोग क्लासरूम में कर पाते हैं बच्चों से इंटरेक्शन। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक हद तक सही है, एक हद तक इसलिए सही है कि इस पैंडेमिक में, जितनी बड़ी पैंडेमिक हमारे सामने है जिसमें हम लोग जूझ रहे हैं, तो इसमें नथिंग से तो समथिंग है लेकिन एवरीथिंग नहीं है। तो मेरा अगर पक्ष में आप लीजिएगा तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम को दोबारा से शुरुआत करें
लेकिन हाँ, विद ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज, जितने भी हमारे समाज में जो हम लोग ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जैसे अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो अफोर्ड कर पा रहा है कि वो व्हाइट बोर्ड की जगह पे टेक्निकल बोर्ड यूज करे, वो टेक्निकल बोर्ड का यूज करे और उसके हिसाब से अपने ऑफलाइन एजुकेशन को लेकर आगे बढ़े, ताकि जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को प्रोजेक्शंस दिखा पाते हैं, बच्चों को वो सारी चीज़ें दिखा पाते हैं जो बच्चे फील करना चाहते हैं। तो मैंने एज अ ऑनलाइन टीचर और एज अ ऑफलाइन टीचर मैंने इस चीज़ को जज किया है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो हम लोग ऑनलाइन दिखा रहे हैं बच्चों को, हम लोग ऑफलाइन भी दिखा रहे हैं अपने बोर्ड के माध्यम से, अपने माध्यम को चेंज करके, अपने मीडियम्स को चेंज करके, और ऑफलाइन एजुकेशन एक बेहतर तरीके से शुरुआत की है। और मैं मानूंगा यही कि एक अच्छा शुरुआत हो, फिर से एक दोबारा शुरुआत हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और हम लोग उन सारे बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएँ जो बच्चे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम की वजह से फंस जाते हैं, जिनकी डाउट्स क्लियर नहीं हो पाती है। मैंने कई बार देखा है ऑनलाइन एजुकेशन, ऐसे नहीं कि ऑनलाइन एजुकेशन एकदम अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं ना, वहाँ पे वीडियो अपलोड हो गया है Exactly. तो सोचते हैं कि चलो अभी नहीं पढ़ लेते हैं, रात में पढ़ लेते हैं। एक मिनट में आपसे लूँगा, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो सबसे बड़ी कमी है वो कमी ये है कि एक हद तक ही डिसिप्लिन और मैनर हम लोग फॉलो कर पाते हैं। जैसे मैं खुद अगर मैं बताऊं तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन एक डिसिप्लिन और मैनर नहीं तय कर पाता है इंसान। ये बहुत टफ हो जाता है कभी कभी किसी चीज़ों में, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं, हम यही काम करते हैं कि ये काम आ गया, प्रायोरिटी एक सिंपल सी बात है, तो प्रायोरिटी हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाते, प्रायोरिटी हमारी शिफ्ट हो जाती है, फोकस नहीं कर पाते अपनी प्रायोरिटी पे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी रही है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑल्दो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम, मैनी ऑफ द इंडियन टीचर्स आर प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स for their board, and I hope so they are just doing giving their best. सर, जैसे कि आपने बताया शुरू में कि आप कोटा भी गए थे और कुछ इश्यूज हो गया जिसकी वजह से आप गेट बैक किए घर पे, तो आईआईटी के लिए आपने प्रिपेयर किया, लेकिन एक आजकल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे कि आईआईटी एग्ज़ाम हो गया या नीट हो गया या मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे इंजीनियरिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें जब बच्चे जाते हैं सीट बहुत कम होता है और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरी जाती है, लेकिन जब वहाँ पे सिलेक्शन की बारी आती है तो जितना सीट होता है उतना ही सिलेक्शन होता है, लेकिन बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। उन बच्चों में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अनसक्सेस हो जाते हैं, किसी कारण से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते वहाँ पे, और उसकी वजह से कई ऐसे बच्चे हैं, सारे बच्चे नहीं है लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, ये तो सच्चाई है। क्या ये सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना जिंदगी की सॉल्यूशन है, या एजुकेशन की सॉल्यूशन है, या इंजीनियरिंग की सॉल्यूशन है? नहीं, मैं क्योंकि आप भी एक आईआईटी के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरी जर्नी आज के डेट में मैं उतना तो सक्सेस नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी जैसे आपने बताया, अगर उस पैरामीटर पे अपने आप को रखूँ तो आज एक गोपालगंज का स्टूडेंट, क्लास 10th का स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ा तो आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन के लिए गया और बहुत बुरे तरीके से बैक हो गया है। फिर हमारी तैयारी शुरू हुई ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन मैंने किया, विप्रो तक का सफ़र, और अभी विप्रो में मैं वर्चुअल ट्रेनिंग पे हूँ एंड वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और आगे बात करूँ तो अनअकैडमी का भी सफ़र, ऑनलाइन एजुकेशन का सफ़र। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे से आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स अगर क्लियर नहीं होती हैं तो मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हूँ, ऐसी अगर धरना है तो मुझे लगता है कि धरना गलत है। आईआईटी, देखिए, आईआईटी या फिर मेडिकल जो भी एग्ज़ाम है, आईआईटी जेईई एडवांस की मैं बात करूँ, आईआईटी जेईई मेंस की मैं बात करूँ, जिसे बच्चे एनआईटी के लिए जाते हैं या फिर आईआईटी के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं पेरेंट का भी रोल प्ले करता हूँ अपने भाई के लिए। मेरा भाई इस साल खुद एपीयर हुए हैं, तो बाकी और भी बहुत सारे बच्चे हैं मेरे गाइडलाइन में, बहुत सारे बच्चों ने प्रिपेयर किया, लेकिन मेरा हमेशा से एक मकसद रहा है। देखिए, आईआईटी और मेडिकल बस एक नेम फेम है, और सबको यही सोचता है कि नेम फेम उसे मिले, नेम फेम मिले। ऐसा नहीं है कि आप आईआईटी जाए, आप नहीं गए, सॉरी, आप आईआईटी अगर नहीं जाते हैं तो आप सक्सेस नहीं होइएगा। सक्सेस आप होते हैं, करोड़ों की पैकेज भी लगती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे कंपनियों में करोड़ों की पैकेज लगती हैं। तो अगर ऐसा किसी बच्चे का मानसिक स्थिति है कि वो आईआईटी जेईई जैसे एग्जाम में क्लियर नहीं होता है, मेडिकल जैसे एग्जाम में क्लियर नहीं होता है, तो सुसाइड अटेम्प्ट करे, तो मेरा मानना है कि वहाँ बच्चों की गलतियाँ हैं। और बच्चों की भी गलती नहीं है, एक्चुअली सीन ऐसा बन जाता है कि मेरा एक खुद का दोस्त जो कि सुसाइड अटेम्प्ट किया था जब हम लोग कोटा में थे, लेकिन
सिचुएशंस ये ऐसी हमारे सामने हो जाती है कि होता क्या है कि अपन वाहवाही में वाहवाही या फिर कुछ ऐसी सीन्स आती है जब हम लोग कोटा निकल जाते हैं। कोटा जाना इज नॉट द बिगेस्ट थिंग, कोटा जा करके सर्वाइव करना इज द बिगेस्ट थिंग। वहाँ जाके सर्वाइव करना, वहाँ के माहौल में सर्वाइव करना, वहाँ की चीज़ों को एडॉप्ट करना इज द बिगेस्ट थिंग। एक 10 साल का, एक 14 साल का बच्चा जो 10th क्लियर करता है और फिर कोटा जाता है, एक 14 साल का बच्चा मेच्योर नहीं है अपने आप अपनी लाइफ को संभालने की, उसके ऊपर बहुत सारे तरह की बर्डन्स होती हैं। फिर बहुत सारे पेरेंटिंग कंट्रोल जो होती है, पेरेंटिंग कंट्रोल भी डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे गार्जियंस हैं जो पैसा देते हैं और बच्चों को रेगुलर हुटिंग करते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं करो तो क्या, तो बच्चों के सामने कुछ ऐसे सीन्स क्रिएट हो जाती है क्योंकि बच्चे के अंदर ये माइंड है कि गार्जियन उसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्चा कर रहा है। तो गार्जियन जब 5 लाख रुपए खर्चा कर रहा है तो किसी की बच्चे के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या बोलते हैं उसे, उत्साहित जो होता है उत्साहित नहीं हो पाएगा वो अपने एग्जाम्स के लिए, और उसे चीज़ें बंद होती दिखती जाती हैं और उस केस में बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जो कि एक सॉल्यूशन नहीं है। आप छिछोरे मूवी हमारे डियर सुशांत सिंह राजपूत SSR में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को दिखाया और मैंने उस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से फील भी किया। और जो बच्चे IIT JEE और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा पक्का उन सारे बच्चों से कि प्लीज़ जाओ एक बार छिछोरे मूवी ज़रूर देखो। उनसे छोटे बच्चों को नहीं सजेस्ट करूँगा, जो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं उनको मैं सजेस्ट जरूर करूँगा, जो कि 12th में जाइए आप एक बार उस मूवी को ज़रूर देखें। एक मेरा सजेशन जरूर रहेगा। बाकी आप वहाँ से बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। सुसाइड इज़ नॉट ओनली द सॉल्यूशन फॉर गेटिंग आउट ऑफ द प्रॉब्लम। आप ये भी ध्यान में रखिए आपके मम्मी पापा उस चीज़ को लिए आपको एक तैयार कर रहे हैं, उनका एक बहुत सारी उम्मीद है, तो उस पर आप फोकस कीजिए। और अगर नहीं होता है IIT JEE, मेरा एग्जाम्पल, मैं हूँ IIT से फेलियर हूँ, प्राउड फील करता हूँ कि IIT फेल हूँ, लेकिन आज की डेट में मेरे सामने मुन्ना जी बैठे हुए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, फीलिंग प्राउड ऑफ इट। और मैं एक फाउंडर भी हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट सत्यम कैरियर इंस्टीट्यूट का फाउंडर भी हूँ, और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मैं गाइड कर पाता हूँ, तो फीलिंग प्राउड ऑफ इट। सो जरूरी नहीं है कि IIT और मेडिकल निकाल के ही हम कुछ सक्सेस होंगे, और भी रास्ते हैं। ये एक जरिया है, ये हमारे एक डेस्टिनेशन का एक स्टेयर है, एक सीढ़ी है। हो सकता है सीढ़ी पे कुछ कांटे बीचे हों, सक्सेस ना मिले, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीढ़ी को तोड़ दे और वहाँ से अपनी लाइफ को फेल कर ले। सही कहा गया है कि लाइफ का सोल्यूशन सुसाइड नहीं है। आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पल भर में। फिर आप IIT कौन पूछता है, उसके अलावा जो कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ अ लाइफ। आप उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। शायद कहीं आप IIT के लिए ना बने हों, आप IIT से बड़े लेवल के लिए कुछ बने हो। तो इसीलिए दोस्तों कभी सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी का एक्सपेक्टेशन नहीं जुड़ा हुआ है, आपसे कई लोगों का एक्सपेक्टेशन जुड़ा हुआ है। मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, और आप बड़े हैं। अगर आप वैसे करेंगे तो फिर बच्चों पे, जो हम लोग का जनरेशन आने वाला है, उन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर एक और बहुत बड़ी मुद्दा है, जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक छोटे से फैमिली से बिलोंग करता हूं, वैसे गांव से बिलोंग करता हूं जहां एजुकेशन की माहौल ही नहीं है। मैं सच बोलूं तो माहौल ही नहीं है उतना ज़्यादा। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, और पैसा की वजह से वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं। और सपने पूरे ना करने का वजह तो पैसा है या नहीं है क्या पता, अब वो ही जानते हैं। लेकिन पढ़ाई को छोड़कर अलग काम में चले जाते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और फिर जब एज हो जाती है उनकी 30 साल 35 साल, तो वही ज़िंदगी रहती है, कमाना खाना, फिर लग्जरियस लाइफ का जो सपना देखे हैं वो पूरा नहीं हो पाता है। यानी कहीं ना कहीं एजुकेशन या कनेक्शन हर एक जगह जुटा हुआ है। तो इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए? देखिए, जिस डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आ रहे हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, बिहार का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज, क्योंकि बिहार आप लोग सबको मानते हैं बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, और उसमें भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट और भी पीछे आती है। तो लेकिन फीलिंग प्राउड ऑफ इट, इसका मुझे क्या बोले उसे गर्व है। मुद्दे की बात अगर करें तो हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे, जैसे मैं जिस एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, जरूरी नहीं है कि पैसा मुद्दा बनता है हमारे एजुकेशन छूटने का। आज की डेट में मैं आगे नहीं बढ़ पाया, अच्छे लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाया, तो बस उसके पीछे एक जो सबसे बड़ी रीज़न रही वो जागरूकता। मुझे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स एग्जाम्स के बारे में नहीं मालूम थी। आज के डेट में मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अपने यहाँ बच्चे, देखिए कहीं ना कहीं दो पक्ष है इसके पीछे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो भी पीछे जा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिनको सोर्सेज ही नहीं मिल रही है। तो देखिए, मैं सबसे एक ही चीज़ उम्मीद करना चाहता हूँ, मैं सबसे एक ही चीज़ अपील करना चाहता हूँ, हमारे गवर्नमेंट ने
बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लेवल की एग्जाम्स बना के रखे हैं। अगर हम उन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हमारे सिलेबस के साथ ही उन सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम में अपियर होते हैं और एग्जाम को मैं क्लियर करता हूँ, तो हमारी गवर्नमेंट हमें फंड करती है। जैसे मैं जिस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। NCERT के बिहाफ पे एग्जाम कंडक्ट होता है 10वीं लेवल पे। कोई बच्चा 10वीं तक पढ़ाई कर रहा है, CBSE बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो, कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सिलेबस के साथ, आप थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हो। मुझे तो समझ में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत सारे क्यों ऐसी चीज़ें अब नहीं बताई जाती। मैं भी गोपालगंज से ही पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था। और आज के डेट में गोपालगंज में शायद मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे टीचर, आज के डेट में मैं देखता हूँ बच्चे NTSC जैसे एग्जाम्स में अवेयर है ही नहीं। अगर वो NTSC एग्जाम को क्लियर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें 1250 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की फंडिंग करती है हर मंथ। और जब तक PhD कंप्लीट नहीं करता तब तक उसे गवर्नमेंट फंड करती है। तो ऐसी बात नहीं है कि एजुकेशन में हमारी एजुकेशन छूट जाएगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन। सारे लोगों को एजुकेशन का हक है और उनकी पढ़ाई हो सकती है, वो पढ़ाई कर सकते हैं। जहाँ पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, बहुत सारी स्कीम से आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जा सकते हैं। फिर इसके आगे आप जैसे 11th में जाइएगा तो KVPY जैसा एग्जाम होता है, आप KVPY एग्जाम दे सकते हैं। IIT जैसे पेपर होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो IIT पेपर है, पेपर है। मेडिकल बैकग्राउंड से जाते हैं तो मेडिकल नीट का पेपर है। आप यहाँ जाइए, आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम को क्लियर कीजिए। आप मिस्टर अमन धतुराल सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उनकी वीडियोस को देख करके। उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को बोला है कि हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम एक बाजार हो गया है और इसे हम लोग को काम करना पड़ेगा, इस फील्ड में मुझे काम करना पड़ेगा। तो शायद वो बहुत बड़े लेवल पे हैं, मैं तो उतने अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन उस लेवल पे हैं कि वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने की उन्होंने मुहिम छेड़ी है। मैं हरिओम गोपालगंज के सारे बच्चों से मैं वादा करता हूँ कि गोपालगंज में जो भी बच्चा है, आप सबसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वादा करता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी है जो बच्चा अगर NTSC जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, वैसे एग्जाम से पढ़ाई करता है, वो आए मेरे से मिले, मैं उस एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, उसे उसका मार्गदर्शक बनूंगा और मैं उसे उसके डेस्टिनेशन, उसके सक्सेस तक मैं उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये भी मैं आज ऐलान करता हूँ कि अगर वो बच्चा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, अगर उसके पास पैसे नहीं है कोचिंग संस्थान को ज्वाइन करने के लिए, वो बच्चा आकर मेरे से मिले, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सारे बच्चों से मैं ऐलान करता हूँ, जो भी गोपालगंज में बच्चे हैं, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट सत्यम के इंस्टीट्यूट, नाउ नॉन टू बी एस सत्यम एजुकेशन, होटल कैलाश के पीछे है। आप आकर मेरे से मिलिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर और डिटेल्स भी मिल जाएगा। आप वहां से जाइए, मेरा नंबर निकालिए और गोपालगंज से जो भी बच्चे NTSC के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आइए आप मेरे से मिलिए। जो टीचर है जो मेरे साथ NTSC के मिलकर काम करना चाहता है, मैं उन टीचर्स का वेलकम करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए मिलकर के काम करते हैं और इस सेक्सी संस्था जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसकी इतिहास बदलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ होंगे। तो सर मैं सच में कहूँ ना तो आप सच में बच्चों के लिए मसीहा हैं और मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि आप मेरे लिए भी मसीहा हैं। अरे नहीं, इतना बड़ा धक्का नहीं दीजिए। सबसे बड़ा चीज़ सर, मैं मेरे माइंड में वो आ रहा है कि मैं ये सवाल आपसे पूछ लूँ कि कभी आपके भी कोई गुरु हुआ करते होंगे और उम्मीद करता हूँ कि अभी भी होंगे, और आज आप भी कई बच्चों के लिए गुरु बन चुके हैं। तो आज आपको कैसा लगता है, कभी उन गुरुओं से मिलते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है? एग्जैक्टली उन सारे गुरुओं का मेरा नमन, और उनका ही अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं उसके पीछे उन लोगों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे एक गुरु हैं, फीलिंग प्राउड ऑफ हिम, फीलिंग प्राउड ऑफ बीइंग द पार्ट ऑफ हिज लाइफ। बहुत अच्छा लगता है उनका शिष्य बन करके। और बस यही कहूँगा कि एक मेरे लाइफ में कभी ऐसा भी वक्त आता है कि मेरे भी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और मेरे गुरु भी खड़े होते हैं। तो ये एक जनरेशन दिखता है कि मेरे गुरु, उनका शिष्य और फिर मेरे भी शिष्य खड़े होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फील होता है, फीलिंग प्राउड ऑफ इट। बहुत जगह से बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बट गुरुओं से मैंने अपने गुरुओं से बहुत सारी चीज़ सीखी है। कुछ मेरे गुरु ऑनलाइन है, कुछ मेरे गुरु ऑफलाइन है, तो हर जगह से मैं सीखता रहता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए और बहुत अच्छा फील होता है मुझे उनसे मिल करके, और मैं बार बार उनका नमन करता हूँ। सारे मेरे गुरुजन, सारे मेरे गुरुजन, सबका नमन है।
और मैं इनसे यही कहूँगा तो आप वो लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें मेरे ऊपर। तो जैसे कि आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से सर मात्र 2 शब्द 3 शब्द उन सारे बच्चों के लिए जो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं। इंस्पिरेशन तो बहुत मिला, लेकिन थोड़ा सा आप मेरे वीडियो के लिए कि क्या करें वो बच्चे। देखिए ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू है जो आपने लिया, एंड थैंक यू सो मच। और मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला का शुरुआत यही से होगा। बिल्कुल बहुत जगह मैं आऊँगा और ये सिलसिला का शुरुआत, थैंक यू फॉर दिस, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। हाँ गाइस, अगर मैं आपसे बात करूँ, एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th क्लास 12 और द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, मैं आपसे बात करूँ तो बस एक ही चीज़ यार ध्यान में रखना, 4 वर्ड में आज आपको सिखाऊंगा, द लेसन ऑफ 4 वर्ड्स, और वो 4 आर है। 4 आर कहो, आर की पावर 4 कहो, जो भी कहो। लाइफ में रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिग्रेट एंड रिजल्ट, ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स कर सकते हैं, ये हमारे लाइफ को टर्न कर सकते हैं। क्या क्या? रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिग्रेट एंड रिजल्ट। इसको मैं 2 गुटों में डिवाइड कर दूंगा, 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा। पहला मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट, दूसरा लूंगा मैं रिग्रेट एंड रिजल्ट। इन सारी चीज़ों को, इन चारों वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा जो कि मेरे आइडियल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने उस चीज़ को बताया है कि बी अ मैन ऑफ वैल्यू, बी अ मैन ऑफ वैल्यू, नॉट अ मैन ऑफ सक्सेस। यार सक्सेस तो सबके पास आती है, कुछ गलत करके सक्सेस करते हैं, कुछ सही करके सक्सेस करते हैं, लेकिन वैल्यू और समाज में रेस्पेक्ट उसी को मिल पाती है जो मैन ऑफ वैल्यू होता है। हमारे आइडियल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, हमारे आइडियल स्वामी विवेकानंद सर, और आज की मैं जीती जाती एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो हमारे आइडियल MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ये ऐसे हमारे लीजेंड्स हैं जिनके बारे में कुछ क्या बोलूँ, कुछ मतलब कुछ बोलने से पहले डर लगता है क्या बोलूँ। तो यही चीज़ मैं कहूँगा, बी अ मैन ऑफ वैल्यू, नॉट अ मैन ऑफ सक्सेस। अब रही बात वो 4 वर्ड्स की बात, तो मैं यही कहूँगा, देखो गाइस, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग मी, अपने लाइफ में 4 वर्ड इंस्टॉल करो, 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। तो अपने लाइफ में, अपने सिस्टम में 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, और सॉफ्टवेयर है पहला रेस्पेक्ट। लाइफ में याद रखना, जिंदगी में कभी भी रेस्पेक्ट ली नहीं जाती है, हमेशा दी जाती है। द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करेगा, वो सॉफ्टवेयर यही है कि रेस्पेक्ट करना सीखो, तब आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आप किसी का जाओ, कॉलर पकड़ो और दो लपाड़ उसके लगा के आ जाओ, तो वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करेगा। आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, आप उसे रोज पीटो, दैट गाय इज नॉट गोइंग टू जस्ट रेस्पेक्ट यू। आपको रेस्पेक्ट करना होगा, आप रेस्पेक्ट करोगे तो फिर आपको इन रिफ्लेक्शन आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। सेकेंड सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना है, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको लेना पड़ता है। मतलब क्या, उसे मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हो तो आपको अगर फ़ोन करना है तो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको एक प्लेटफॉर्म फ़ोन करते हैं फ़ोन करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लाइफ में वही फ़ोन लॉक का सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम करता है हमारे लाइफ में। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है जिससे ली जाती है, दी नहीं जाती है। मैं आज के डेट में मुन्ना जी को बोल दूँ, मुन्ना जी आइए मेरा एक इंटरव्यू लीजिए, तो ही विल नॉट फील टू मच कंफर्टेबल बाई टेकिंग द इंटरव्यू जितना आज ये फील कर रहे हैं। तो इन्होंने मैंने इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया नहीं, इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। 2 चीज़ क्लियर कट, रेस्पेक्ट दी जाती है, ली नहीं जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, दी नहीं जाती है। और चैम्प्स, मैं आपके लाइफ में जो 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की, जो लास्ट 2 सॉफ्टवेयर जो मैं बताऊंगा इंस्टॉल करने के लिए, दिस इज ऑल अबाउट रिग्रेट एंड रिजल्ट। देखो, आप एक वक्त पे आने के बाद, आज के डेट में मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे, या तो मैं रिग्रेट कर सकता हूँ या फिर मैं अपने रिजल्ट बता सकता हूँ। मैं ये भी बोल सकता हूँ यार मैं कोटा गया तो मैं फेल हो गया, मेरे सामने ये वो 50 चीज़, लेकिन मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया आपसे। मैंने आपसे ये बताया कि मेरे पास ये उपलब्धियाँ हैं। कोटा से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, फिर मैं एक कॉमन बॉय से विप्रोमैन बना। मेरे दोस्त मुझे विप्रोमैन कह के बुलाते हैं। मेरा एक दोस्त और है सौरभ, वो भी एक विप्रोमैन का टैग उनको मिला हुआ है। मेरे कॉलेज के डायरेक्टर, जब मेरा रिजल्ट आया विप्रो से, गोपालगंज से बच्चा विप्रो की तैयारी करा, विप्रो में क्लियर किया, विप्रो से मल्टी MNC कंपनी में काम करने जा रहा था, उन्होंने आके मुझे हक किया। फिर मैं अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं काम किया एज अ प्लस एजुकेटर डायरेक्ट। काफ़ी प्राउड फील होता है। इसके लिए मेरे दोस्त हैं सुमित जी, जो कि ऑलरेडी अभी अनअकैडमी पे अवेलेबल है, थैंक्स टू हिम। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को दोनों जन मिल के ज्वाइन किए थे, मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा काम करके, थैंक्स टू हिम। उनकी वजह से ये चीज़ सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई। तो आज के डेट में या तो मैं आपको अपने रिग्रेट सीना था या फिर मैं आपको रिजल्ट सीना। आज मैं आपको रिजल्ट सीन वाला हूँ।
तो रिग्रेट से बचना है तो रिजल्ट पे काम करो, वक्त से पहले काम करो। आप 10th आप एनटीएससी क्लियर करना चाहते हो, आप 8 से लग जाओ, 8 लगो, 9th लगो, 10th लगो, 3 साल लगोगे तो आपको एनटीएससी का एक मौका मिलेगा जब क्लास 10th में आएंगे आप। और एक बार जब आप नेशनल स्कॉलर बन जाएंगे, एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको नेशनल स्कॉलर बनाता है, बहुत सारी अलग तरह की फैसिलिटीज आती हैं, सबसे बड़ा नेम फेम आता है, उसके बाद पैसे आते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी इंटरनल फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो अगर आपको एनटीएससी क्लियर करना है, एनटीएससी का रिजल्ट चाहिए तो आप 8 से लग जाओ, आपके पास टाइम है। 8 में नहीं लगे 9th में लग जाओ। आईआईटी क्लियर करना है, क्लास 6 से बेस बनाओ, नहीं बनाते हो क्लास 9 से बेस बनाओ, फिर भी नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 11th में जाके बेस बनाओ, यू विल बी एबल टू क्लियर आईआईटी। आप 2 साल बाद ये मत कहो कि मैंने आईआईटी क्लियर नहीं करा, आप ये कहो कि मैंने आईआईटी क्लियर करा, मेडिकल क्लियर करा, आप बेस बनाइए। इन सारी चीज़ों की बेस बनती है, बहुत छोटे लेवल से बनती है। यूपीएससी के आप एस्पायरेंट है, आप यूपीएससी के एस्पायरेंट है तो आप यूपीएससी के उसको एक लय में लेके आइए, एक फ्लो में लेके आइए। एक वक्त है, आपने 2021 अटेम्प्ट दिया, आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप ये नहीं कहो कि यार मेरे घर में शादी था, मेरे पास ये था वो था, ये 50 तरह की बातें। आप रिग्रेट नहीं करो, ये करो कि हाँ मेरा रिजल्ट हो। आप अपने आप को उस ढांचे में डालिए, 2 साल 3 साल की प्रिपरेशन में डालिए, फिर अपने प्रॉपरली ऑनेस्टली काम कीजिए। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर एक फॉर्मूला दिया था, वो मैं फार्मूला आप सबके सामने मैं रखूंगा और मैं उसके बाद मैं अपना भी एक फार्मूला रखूंगा जो मेरा गुरु मंत्र होगा। जो मुझे गुरु मंत्र मिला था, डेट इज 2H + S = S। ये 2H है क्या? इक्वेशन लिखिएगा सबको अपने कॉपी पे, 2H + S = S। The 2H stands for hard work and honesty, the first S stands for smile, and the last S attempts for and the last S goes for success। मतलब क्या? Doing hard work with honesty, keeping a smile on your face will give you success। ये मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने, ये मेरे को एक बहुत बड़े ऐसे ही मतलब एक बहुत बड़े सेशन में मेरे को ये चीज़ दिया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आज आप सबको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूँ, डेट इज 2E + S = S। थोड़ा बहुत आपके जनरेशन से रिलेटेड हूँ, इसलिए मैंने उस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिराइव किया। 2E + S = S। द फर्स्ट 2E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन विथ इंटरटेनमेंट। एजुकेशन विथ इंटरटेनमेंट, कीपिंग ए स्माइल ऑन योर फेस विल गिव यू सक्सेस। भाई साहब, आपको खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, आपने प्रैक्टिस करा है, रेगुलर प्रैक्टिस करा है, आपको खेलना पसंद है, आप क्रिकेट को एंजॉय करते हो, इंटरटेन करते हो, आपको लूडो खेलना पसंद है, आपको इंडोर गेम्स खेलना पसंद है, आउटडोर गेम्स खेलना पसंद है, एजुकेशन को भी उसी के अंदर लेके आओ। एजुकेशन को लेकर आओ कि एजुकेशन आपका इंटरटेनमेंट का पार्ट बने। जब आप एजुकेशन को एंजॉय करने लगोगे और आपके चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल होगा, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। अ डे विल कम सून व्हेन यू विल समवन लाइक मुन्ना विल टेकिंग योर इंटरव्यू। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहो, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। ओके, क्या बोलूँ अब, मतलब सच में आई इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। ये आज मैं भी इंस्पायर हो गया सर से, बहुत दिनों से सोच रहा था इंटरव्यू लेने के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने अपनी ज़िंदगी की बहुत कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल के लिए आपने समय दिया और आरडीआई के लिए, क्योंकि हम लोग का मकसद है रियलिटी दिखाना इंडिया। एग्जैक्टली, और रियलिटी देखेगा इंडिया एकदम, क्योंकि आप जैसे टीचर यहाँ पे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ना सर, आप जैसे टीचर की वजह से ही बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। एंड वंस अगेन आई सैल्यूट यू एंड योर टैलेंट कि आपने ये चमत्कार है, मैं बोल सकता हूँ कि एक चमत्कार है। अगर मेरी वीडियो से आपको प्रेरणा मिली हो और इस इंटरव्यू से आपको प्रेरणा मिली हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में और ऐसे ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू में।